जोहार बच्चों, आज इस वीडियो में वर्ग दशम राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के चौथे पाठ जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस पाठ को कवर करने के लिए हम लोग 3 वीडियो का सहारा लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस पाठ में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर फोकस है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो इन तीनों बिंदुओं पर हम लोग बारी बारी से एक एक वीडियो के माध्यम से चीज़ों को क्लियर करेंगे। इस पाठ के बारे में कुछ बताने के पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप सबने पिछला पाठ लोकतंत्र और विविधता उसको पढ़ा होगा, उस पर जो हम लोगों ने वीडियो जारी किया था उसको अगर आपने देखा होगा, तो आप इस बात को भली भांति समझ पाए होंगे कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो विविधताएं हैं, सामाजिक विविधताओं के कारण जो सामाजिक विभाजन होता है, वो सामाजिक विभाजन लोकतंत्र में अभिव्यक्त होता है। चाहे उसके परिणाम अच्छे हों या बुरे हों, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों की राजनीति होती ही होती है। ये बात हम लोग पिछले पाठ में समझ चुके थे। उसी जो हमारे पिछले पाठ का जो कॉन्सेप्ट था, उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम 3 सामाजिक विभाजनों पर आज चर्चा करेंगे। और वो 3 सामाजिक विभाजन जो हैं, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। हम देखेंगे कि ये जो तीनों विभाजन हैं, जो कि अगर हम देखें भारतीय लोकतंत्र में या पूरे विश्व स्तर पर भी देखें, पूरे विश्व स्तर पर लैंगिक मसले और धर्म के नाम पर सामाजिक विभाजन बिल्कुल आम है, वो हर जगह दिखता है। भारत में भी लैंगिक मसले और धर्म के नाम पर सामाजिक विभाजन है। इसके अतिरिक्त जाति के नाम पर भी भारत में सामाजिक विभाजन है। तो अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें, अगर हम भारत के लोकतंत्र की बात करें, तो भारत के लोकतंत्र में लैंगिक मसलों के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो सामाजिक विभाजन है, उन सामाजिक विभाजनों की राजनीति होती है। उस राजनीति का क्या परिणाम होगा, ये सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति में अभिव्यक्त होते हैं, आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस पाठ को पढ़ के हम क्या समझ बना पाएंगे, उसको हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली ये सामाजिक असमानताएं कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं। बच्चों, आप समझ रहे हैं कि ये जो जाति, धर्म और लैंगिक मसले हैं, ये असमानताएं हैं, ये डिफरेंसेस हैं। लेकिन जैसा हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि जब असमानताएं, कई सारी असमानताएं उनकी ओवरलैपिंग हो जाती है, जब वो एक दूसरे के साथ गुंथ जाते हैं, तो फिर वो असमानताएं विभाजन का रूप ले लेती हैं। ये जाति, धर्म, अलग अलग जाति का होना, अलग अलग धर्म का होना, पुरुष होना या महिला होना, ये सब असमानता है, ये सब डिफरेंसेस है। लेकिन क्या ये सिर्फ डिफरेंस रह गया है? तो नहीं। कई सारी असमानताओं के गुंथ जाने की वजह से ये तीनों जो असमानताएं थीं, वो अब विभाजन बन चुकी हैं और वो राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं। हमारा पहला बिंदु होगा कि सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली ये सामाजिक असमानताएं कैसी हैं। आप समझ सकते हैं, जाति के नाम पर भेदभाव होता है, धर्म के नाम पर भेदभाव होता है, लैंगिक मसले मतलब पुरुष और महिला, उसके आधार पर भी भेदभाव होता है। तो ये जो तीनों ऐसे सामाजिक विभाजन हैं जो जहां हमको भेदभाव देखने को मिलता, तो ये इनके बारे में हम जानेंगे। और ये जो सामाजिक विभाजन है, ये राजनीति में किस तरह से अभिव्यक्त होता है, इसके बारे में जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि जब इन तीनों सामाजिक विभाजनों की राजनीति में अभिव्यक्ति होती है, तो उसका कैसा परिणाम होता है। जैसा कि हम तीसरे पाठ में लोकतंत्र और विविधता में ये बात सीख चुके हैं
कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे उसका परिणाम सुखद हो या दुखद हो। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे, उत्तरी आयरलैंड का, यूगोस्लाविया का, बहुत सारे, बेल्जियम का, श्रीलंका का, भारत का, बहुत सारा उदाहरण देखा हमने सामाजिक विभाजनों की राजनीति का, जहाँ पे कहीं पर हमने देखा कि सुखद परिणाम हुआ, कहीं पर हमने देखा कि परिणाम सुखद नहीं था। यहाँ पर ये जो 3 सामाजिक विभाजन है, जो भेदभाव करने वाले विभाजन है, जब इन विभाजनों की राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है तो उसका परिणाम कैसा होता है? क्या उसका परिणाम लाभदायक होता है या उसका परिणाम नुकसानदेह होता है? इन्हीं बिंदुओं पर इस पाठ में हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। बच्चों, थोड़ा अपने इस विमर्श को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि आप थोड़ा और स्पष्ट हो लें, टॉपिक के साथ अपने आप को जरा जोड़ पाएं। ये जो 3 तरह की जो विभिन्नताएं हैं, जो कि अब सिर्फ विभिन्नताएं नहीं हैं, वो सामाजिक विभाजन का रूप ले चुकी हैं, उन तीनों को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले लैंगिक मसले, जेंडर बोलते हैं, जेंडर इश्यूज, धर्म ऑब्लिक सांप्रदायिकता। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धर्म और सांप्रदायिकता भले ही हमने एक साथ लिखा है, लेकिन उससे आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये दोनों एक ही है। बिल्कुल एक नहीं है। इनफैक्ट बहुत ही अंतर है धर्म में और सांप्रदायिकता में, ठीक है ना। लेकिन जब धर्म के राजनीतिक अभिव्यक्ति की बात आती है बच्चों, तो हम ये देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति नहीं होती, सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति होती है। उसके बारे में, उस धर्म और सांप्रदायिकता के अंतर को हम लोग बाद में स्पष्ट करेंगे। लेकिन बस अभी आप ये समझिएगा कि धर्म और सांप्रदायिकता ये एक दूसरे से रिलेटेड तो है, लेकिन ये एक नहीं है, ठीक है। तो लैंगिक मसले, जेंडर इश्यूज, धर्म जिसको इंग्लिश में हम रिलीजन कहते हैं, सांप्रदायिकता को कम्युनलिज्म कहते हैं, और जाति आप जानते हैं कास्ट। इन्हीं 3 तरह के सामाजिक विभाजनों पर हमको बात करनी है। बच्चों, लैंगिक मसलों की बात करें, आपको मालूम है जेंडर, आप लोग भी फॉर्म भरते होंगे कोई भी, तो वहाँ जेंडर लिखा रहता है, M और F आप टिक करते हैं, पुरुष या महिला। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो लैंगिक असमानता है, ये पुरुष होना, ये महिला होना, ये जन्म पर आधारित है। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि जो सामाजिक विभिन्नताएं होती हैं वो जन्म पर आधारित हो सकती हैं, या कई बार लोग खुद से वो बाई चॉइस भी हो सकती हैं, लेकिन पुरुष होना, महिला होना, ये तो जन्म पर आधारित एक प्राकृतिक विभिन्नता है। ये प्राकृतिक विभिन्नता है, इसको हम तय नहीं करते, ये प्रकृति तय करती है कौन पुरुष होगा, कौन महिला होगा। ये जन्म पर आधारित प्राकृतिक विभिन्नता है। जहां तक धर्म की बात है तो बहुत हद तक यह भी जन्म पर ही आधारित है। कुछ उदाहरण ऐसे हो सकते हैं कि लोग किसी और धर्म में जन्म लिए और फिर बाद में वो अपना धर्म परिवर्तन कर लिए, वो कुछ अपवाद स्वरूप बातें हो सकती हैं, लेकिन एक जनरल बात तो यही है ना बच्चों कि धर्म भी वो, मतलब हमारा जन्म जहाँ पे हुआ तो हम संभवतः उसी धर्म को हम पालन करते हैं। तो ये भी जन्म पर आधारित सांस्कृतिक और मानवीय विभिन्नता है। यह प्राकृतिक विभिन्नता नहीं है, ये प्रकृति की बनाई हुई विभिन्नता नहीं है, ये मानवीय विभिन्नता है। और ये बरसों बरस से, सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक विभिन्नता है। हर धर्म की एक अपनी एक संस्कृति हो जाती है। जरा अंतर समझिएगा, लैंगिक मसले, लैंगिक विभिन्नताएं, जेंडर डिफरेंसेस, ये जन्म पर आधारित है। जन्म के आधार पर कोई पुरुष होता है, कोई महिला होता है, और ये प्राकृतिक विभिन्नता है। धर्म पर आधारित जो विभिन्नता है, ये भी धार्मिक जो विभाग, ये भी जन्म पर ही आधारित है, और ये एक सांस्कृतिक और मानवीय विभिन्नता है, यह प्राकृतिक नहीं है। जबकि जाति की बात करें, हम लोग कास्ट की बात करें, कास्ट डिफरेंसेस की बात करें, तो ये भी जन्म पर ही आधारित होता है। हमारा जन्म एक इस जाति में हुआ, किसी का उस जाति में हुआ, तो जन्म पर आधारित है, और ये भी मानवीय है। वो जाति भी प्रकृति का बनाया हुआ नहीं है, ये मानवीय व्यवस्था है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से पहले आप ये 2 बात समझ रहे हैं कि ये तीनों जो हैं वो जन्म पर आधारित हैं, लेकिन लैंगिक विभिन्नता वो प्राकृतिक है, धार्मिक विभिन्नता वो सांस्कृतिक और मानवीय है, और जातिगत विभिन्नता वो मानवीय है।
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अंतर समझते हैं। लैंगिक विभिन्नताएं जो हैं बच्चों, ये सार्वभौम है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, किसी देश, किसी संस्कृति में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में चले जाइए, वो लैंगिक विभिन्नताएं तो आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। जहां पर सृष्टि है, जहां पर संसार है, पुरुष और महिला तो ये सार्वभौम है, यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक जगह है, दूसरे जगह, ये पूरी दुनिया में आपको लैंगिक जो विभाजन है, जो विभिन्नता है, वो पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगी। धर्म पर आधारित जो विभाजन है, यह भी लगभग सभी समाजों में आपको देखने को मिलेगा। आप देखिएगा भारत में भी अलग अलग धार्मिक समूह है, अलग देशों में, आप यूरोप देख लीजिए कि दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, लगभग सभी समाजों में धर्म के नाम पर भी विभिन्नताएं हैं। लेकिन जाति की अगर बात करें बच्चों, तो जाति, यह मुख्यतः जाति पर आधारित विभिन्नता, यह आपको मुख्यतः भारत में ही मिलेगी। दुनिया के किसी दूसरे देश में कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस, जाति आधारित विभिन्नताएं, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन, ये एक्सक्लूसिवली भारत में ही है और किसी देश में नहीं है। आप देखिएगा जो जेंडर डिफरेंसेस हैं, लैंगिक मुद्दों पर आधारित जो विभिन्नता है, ये यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में है। धर्म पर आधारित भी जो विभिन्नता है, वो भी लगभग सभी देशों में, सभी समाजों में है। लेकिन जातिगत विभिन्नता वो मुख्यतः भारत में है। अब तक हम लोग ये बात समझ चुके हैं बच्चों कि ये जो लैंगिक, धर्म और जाति, इस पर आधारित जो विभिन्नताएं हैं, ये कहीं ना कहीं ये विभिन्नताएं भेदभाव करने वाली हैं और इन विभिन्नताओं ने सामाजिक विभाजन का रूप ले लिया है। और आपको मालूम है कि जब विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती हैं तो राजनीति में, लोकतंत्र में उनकी राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है। लेकिन आप देखेंगे कि लैंगिक मसलों पर आधारित जो विभिन्नता है, उसकी सबसे कम राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है। बच्चों, इतनी समझ तो आपको होगी कि जब भी चुनाव होते होंगे लोकसभा का या राज्यसभा का, तो आप देखते होंगे अलग अलग दल के लोग होते हैं, वो अलग अलग प्रॉमिस करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। क्या लगता है कि मतलब जो लैंगिक विभिन्नता है, पुरुष और महिला, वहाँ जो समस्या है, जो महिलाओं के अधिकार की बात है, बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जहाँ महिलाओं को वो चीज़ें हासिल नहीं है जो मिलनी चाहिए उनको। क्या लगता है कि कितने राजनीतिक दलों के बारे में आप ऐसा सोचते हैं कि वो इन मुद्दों पर बात करते हैं? वो ये कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी करेंगे, ये करेंगे। सबसे कम राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है। आप देखिएगा कि बहुत कम जो भी राजनीतिक दल हैं, वो सिर्फ थोड़ा बहुत ही महिलाओं से संबंधित और लैंगिक मसलों से संबंधित चीज़ों को के ऊपर राजनीति करते हैं, उसकी मांग करते हैं। सबसे कम राजनीति में अगर सबसे कम किसी सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति है तो वो लैंगिक मसलों की है। वहीं अगर हम धर्म की बात करें, हमको लगता है कहने की आवश्यकता नहीं, आप समझ सकते हैं कि धर्म की राजनीति में जमकर अभिव्यक्ति होती है। धर्म के आधार पर गोलबंदी होती है, धर्म के नाम पर कई बार वोट मांगे जाते हैं। भले ही ये सही है, गलत है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप इस बात को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर धर्म की राजनीति जो है वो बहुत ज़्यादा अभिव्यक्त होती है। आप ये समझ रहे हैं, है ना? अगर जाति की बात करें तो फिर भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा अगर कोई सामाजिक विभिन्नता की अभिव्यक्ति होती है तो वो जाति है। आप समझ सकते हैं कि जहां पॉलिटिक्स की बात आती है, चुनावों की बात आती है, वो टीवी चैनल से लेकर, अखबार से लेकर के और गली मोहल्ले में लोग जो बात करते हैं, वो पूरी की पूरी चुनाव कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जाति के आसपास केंद्रित है। ये जाति, वो जाति, इस जाति का वोट, उस जाति का वोट। आप भी कम से कम इतनी बातों से तो जरूर सेंसिटाइज हो चुके होंगे कि भारत की राजनीति में जाति की सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति होती है। आप देखिएगा लैंगिक मसलों की अभिव्यक्ति सबसे कम नाम मात्र का, सिर्फ कहने भर के लिए राजनीतिक दल जो है वो महिलाओं के अधिकार से संबंधित लैंगिक मसलों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हैं। उसके ऊपर बहुत जोर नहीं दिया जाता। धर्म की अभिव्यक्ति बिल्कुल होती है, धर्म के नाम पर राजनीति खूब होती है, और जाति के नाम पर तो भारतीय राजनीति कहना ही नहीं है, वो जाति की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है। यह हमने देखा, इन तीनों सामाजिक विभाजनों के बारे में देखा। फिर ये भी जाना कि इन तीनों की राजनीतिक अभिव्यक्ति सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा होती है।
सबसे कम लैंगिक मसलों की राजनीतिक अभिव्यक्ति मतलब जो लैंगिक मसलों पर राजनीति सबसे कम होती है। धर्म के नाम पर राजनीति होती है, ठीक ठाक होती है, और जाति के नाम पर तो जम के राजनीति होती है। सवाल ये है कि इसका परिणाम क्या है। आप देखिएगा, यहाँ हमने लिखा था कि इन असमानताओं पर आधारित अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकर हैं या नुकसानदेह। अगर इन सामाजिक विभाजनों के ऊपर राजनीति हो, अगर इन सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक अभिव्यक्ति हो, तो उसका परिणाम कैसा होगा। आप देखिए, यहाँ लिखा है हमने कि अगर लैंगिक मसलों पर राजनीति हो, आप समझिए ना, आप इस बात को स्वीकारेंगे कि सदियों से महिलाएं उन बहुत सारे अधिकारों से वंचित रही हैं जो मिलना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी परंपराएं रही हैं, ऐसा कुछ सांस्कृतिक कारण रहा है कि महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ है। और क्या लगता है कि अगर राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा महिला अधिकार, महिला सुरक्षा, महिला के शिक्षा, महिला के सशक्तिकरण, उसकी मांग को लेकर के राजनीति करें, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति से किसी का नुकसान होने वाला है। अगर महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, अगर उनकी शिक्षा, अगर उनकी सुरक्षा, ये सब चीज़ें अगर पहले से ज़्यादा अच्छी होंगी, तो क्या लगता है कि इससे किसी भी समूह का नुकसान होने वाला है। सबका फायदा होगा, क्योंकि महिलाएं वो हर समाज में, हर घर में, हर परिवार में है। अगर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के अधिकार अगर बेहतर हो रहे हैं पहले से, तो इसका फायदा तो पूरे समाज को मिलेगा। तो अगर राजनीति में लैंगिक मसलों की अभिव्यक्ति हो रही है, जेंडर बेस्ड इश्यूज की अभिव्यक्ति हो रही है, महिलाओं को सशक्त करने के नाम पर राजनीति हो रही है, तो कहीं से उसका परिणाम बुरा नहीं होगा। इसलिए हमने लिखा है कि लैंगिक मसलों की अगर राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, उसका परिणाम सुखद होगा। लेकिन धर्म और धर्म नहीं, सांप्रदायिकता, अंतर क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे जब धर्म वाले पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। धर्म की राजनीति हो, धर्म पर आधारित राजनीति हो, तो फिर ये तो अच्छी बात होती है। लेकिन होता ऐसा नहीं है बच्चों। जिस तरह की राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं हर धर्म के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, हर धर्म की जो बेहतरीन बातें हैं, राजनीति में वो चीज़ें नहीं आती। राजनीति सांप्रदायिकता के नाम पर होती है कि मेरा धर्म बेहतर है, मेरा धर्म बेहतर है। जबकि हम दूसरे ढंग से देखें तो हर धर्म के कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कहीं ना कहीं मानवता, भाईचारा, प्रेम, इसकी बात करती हैं। तो अगर वो हर धर्म के, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हर धर्म के गाइडिंग प्रिंसिपल्स अगर राजनीति में अभिव्यक्त हों, तब तो राजनीति बहुत बेहतर, बहुत सुंदर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। राजनीति धर्म की नहीं होती, राजनीति सांप्रदायिकता की होती है कि मेरा धर्म बेहतर है, मेरा धर्म बेहतर है। और उस आधार पर धर्म, सांप्रदायिकता की जो राजनीतिक अभिव्यक्ति है, उसका परिणाम नेगेटिव होता है, उसका परिणाम दुखद होता है। यह हिंसा को जन्म देने वाला विध्वंसकारी परिणाम देता है। सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति का परिणाम ये दुखद है, ऋणात्मक। आपने देखा लैंगिक मसलों पर आधारित राजनीति का परिणाम सुखद होगा, लेकिन सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति का परिणाम दुखद होगा। अगर हम जाति की बात करें, आपको मालूम है कि जाति एक ऐसा सामाजिक विभाजन है जो आपको मुख्यतः भारत में ही मिलेगा, दुनिया के किसी देश में कास्ट बेस्ड डिवीजन नहीं है। अगर हम जाति की बात करें तो भारत की राजनीति में सबसे सशक्त रूप से अभिव्यक्त अगर कोई सामाजिक विभाजन है तो वो जाति है। जाति के नाम पर जमकर राजनीति होती है। उसका कैसा परिणाम है? तो मिश्रित परिणाम है। मतलब जाति अगर राजनीति में अभिव्यक्त होती है, लोकतंत्र में जाति के नाम पर राजनीति होती है बच्चों, भले सुनने में अटपटा लगता है कि लोग जाति के नाम पर क्यों करते हैं, ये तो समाज को बांटने का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि कुछ दलों ने जाति के नाम पर राजनीति की है,
कुछ पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों के बारे में राजनीति की है, तब जाकर के कुछ लोगों को अधिकार मिला है और उनकी स्थिति पहले से बेहतर हुई है। तो ये जाति पर आधारित राजनीति का एक सुखद परिणाम हुआ। एक दुखद परिणाम भी है, कहीं ना कहीं समाज में वैमनस्य पैदा होता है, लोगों के बीच एक नफरत की भावना आती है। हम लोग उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। बस आप इस बात को समझिएगा कि जाति पर आधारित, जाति की अगर राजनीतिक अभिव्यक्ति होगी तो उसका परिणाम मिश्रित होगा, मतलब पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। जेंडर इश्यूज के पॉलिटिक्स का रिजल्ट पॉजिटिव, कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता के पॉलिटिक्स का रिजल्ट एकदम नेगेटिव, एकदम ही मतलब पेनफुल होगा, वो विध्वंसकारी होगा। और कास्ट, जाति अगर राजनीति में अभिव्यक्त होती है, जो कि भारत में खूब होती है, तो उसके राजनीति का परिणाम मिश्रित होगा। हम इस बात को अब समझ रहे हैं कि आप लोग अभी तक टॉपिक से कनेक्ट हो चुके होंगे, किस तरह से इन तीनों के ऊपर हमको चर्चा करनी है, और उसका एक रफ आइडिया भी अभी तक आपके मन में आ चुका होगा। तो बच्चों आइए हम लोग जो हमारे किताब के हिसाब से जो पहला पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं। लैंगिक मसले के ऊपर, लैंगिक आधार पर जो विभाजन है उसकी बात करते हैं। बच्चों कुछ देर पहले आपसे कहा गया था, विभाजन आप समझ रहे हैं, विभिन्नता और विभाजन ये दो अलग अलग बात है। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था। विभिन्नता ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है विभिन्नता। आप ही घर में भाई बहन है, अलग अलग है, विभिन्नता है उसमें, तो विभिन्नताएं ये तो बहुत स्वाभाविक हैं। विभाजन फिर एक अलग बात हो जाती है। और आपको मालूम है कि जब विभिन्नताएं एक दूसरे के साथ गुंथ जाती हैं तो फिर वो विभाजन का रूप लेता है, और फिर उसको अकोमोडेट करना ये मुश्किल होता है। आपको मालूम है बच्चों कि लैंगिक विभिन्नता ये बहुत ही एक प्राकृतिक सी बात है। ये प्रकृति की देन है कि कोई पुरुष होता है, कोई महिला होता है। लेकिन क्या बात सिर्फ वहीं तक रह गई है? आप इस बात को समझेंगे कि बात लैंगिक विभिन्नता तक नहीं रह गई है, समाज में लैंगिक विभाजन पैदा हो गया। आप देखिएगा, पुरुष होना महिला होना ये तो एक प्राकृतिक, एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है, लेकिन इसमें कई सारी सोशल, सामाजिक पूर्वाग्रह, सामाजिक मान्यताएं उसके साथ गुंथ गई हैं। जैसे अगर लड़का है तो उसको ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, लड़की है तो कम अधिकार मिलेंगे। लड़का है तो ज़्यादा देर तक बाहर रह सकता है, लड़की है तो ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकता है। लड़का है तो उसको भले ही पढ़ाई लिखाई में नंबर ज़्यादा आए कम आए, उसके ऊपर ज़्यादा खर्च किया जाएगा। मतलब एक सामान्य बात कह रहे हैं, लड़की है तो उसके ऊपर कम। आप समझ रहे हैं, इस तरह के तमाम ये जो सोच है, ये जो मान्यताएँ हैं, ये लैंगिक विभिन्नता के साथ गूंथते चले गए। और इसलिए जब कई विभिन्नताएँ एक दूसरे के साथ जब वो मिल जाती हैं, जब कहीं ना कहीं एक साथ वो गूंथ जाती हैं, तो फिर वो विभाजन का रूप ले लेते हैं। तो आज पुरुष होना महिला होना ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल डिफरेंस भर नहीं है, ये सिर्फ एक विभिन्नता भर नहीं है, ये एक विभाजन है, सामाजिक विभाजन है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रम का लैंगिक विभाजन। आप देखिएगा, श्रम का लैंगिक विभाजन ये एक सोच है, ये एक मेंटालिटी है कि जितना घरेलू काम है वो महिलाओं के जिम्मे और जितने बाहर के काम हैं वो पुरुषों के जिम्मे। इसी सोच को श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। कि महिलाओं का काम क्या है, तो वो इस सोच की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस मेंटालिटी की बात कर रहे हैं। श्रम का लैंगिक विभाजन मतलब काम का भी विभाजन जेंडर के हिसाब से, कि तुम पुरुष हो तो तुमको बाहर का काम करना है, तुम महिला हो तो तुमको अंदर का काम करना है, ये श्रम का। और आपको मालूम है कि इसी मान्यता पर हमारा समाज बरसों बरस चलता रहा, बरसों बरस, सदियों से हमारा समाज इसी मान्यता पर चलता रहा। श्रम का लैंगिक विभाजन रहा, महिलाओं को सिर्फ घर के अंदर के कामकाज और पुरुषों को बाहर के कामकाज की जिम्मेदारी देनी। हालांकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं बाहर का काम नहीं कर सकती हैं या नहीं करती हैं, करती हैं सर। आप जाकर देखिए, गांव में आज भी बहुत सारी महिलाएं वो खेतों में काम करती हैं। शहरों में भी काम बात करें तो बहुत सारी महिलाएं, अगर हम आर्थिक रूप से विपन्न तबके की बात करें तो वो दूसरों के घरों में जाकर के वो काम करती हैं, उनके घरों में चूल्हा चौका करती हैं। जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं वो ऑफिसों में काम करती हैं। लेकिन मेंटालिटी क्या है, सामाजिक मान्यता क्या है, एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग क्या है कि पुरुष बाहर का काम, महिला घर का काम। ये श्रम का लैंगिक। ऐसा नहीं है कि जो घरेलू काम है, जैसे खाना बनाना, कपड़ा सीना,
जब इन्हीं कामों के लिए बच्चों पैसे मिलने लगते हैं तो फिर आप देखिएगा वो काम पुरुष करते हैं। आप देखिएगा वो खाना बनाना जब पैसा मिलने लगेगा, हलवाई का काम, कुक का काम, कैटरर का काम, तो फिर आपको वहाँ महिलाएं नहीं दिखेंगी, फिर वो पुरुष का काम हो जाएगा। वो चाय बनाने का काम, घर में अगर चाय पीना है तो महिलाएं बनाती हैं, लेकिन अगर दुकानों पे है तो आप इस बात को देखिए, कपड़े सीने का काम घर में महिलाएं करती हैं, लेकिन अगर उसी के लिए पैसा मिलने लगे, ज़्यादातर जो टेलर लोग हैं वो पुरुष हैं। तो श्रम का लैंगिक विभाजन ये सिर्फ एक सामाजिक सोच, सामाजिक मान्यता पर आधारित है। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ बच्चों? उसका परिणाम ये हुआ कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम हो गई, क्योंकि इस सोच के हिसाब से वो महिलाएं सिमटती रह गई चार दीवारी के अंदर। तो पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम हो गई। हम देख रहे हैं श्रम का लैंगिक विभाजन और उसका परिणाम। तो क्या परिणाम निकला बच्चों? कि पब्लिक लाइफ में महिलाओं की उपस्थिति, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति बहुत कम हो गई। और फिर कुछ समय के बाद कुछ देशों में, यूरोप में और अमेरिका में और फिर और पूरे संसार में धीरे धीरे इन लैंगिक मुद्दों की राजनीति शुरू हो गई कि क्यों भाई, क्यों महिलाएं घर के चार दीवारी तक सीमित रहेंगी। कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकार पर राजनीति शुरू हो गई, महिलाओं के अधिकार से संबंधित आंदोलन शुरू हो गया, जिसको नारीवादी आंदोलन कहते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। आप समझिएगा, नारीवादी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य होगा, वुमेन्स मूवमेंट या फेमिनिस्ट मूवमेंट, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पुरुष और महिला दोनों को बराबरी का अधिकार मिले। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है नारीवादी आंदोलन का। आप समझिएगा, श्रम का लैंगिक विभाजन हुआ, उसका परिणाम ये रहा कि महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में उपस्थिति उनकी बहुत कम हो गई। फिर क्या हुआ? तो फिर इस चीज़ के ऊपर लैंगिक मुद्दों की धीरे धीरे राजनीति शुरू हुई और कुछ समूहों ने नारीवादी आंदोलन की शुरुआत की। नारीवादी आंदोलन, फेमिनिस्ट मूवमेंट या वुमेन्स मूवमेंट, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान बराबरी का अधिकार मिले। वो ज़्यादा अधिकार की बात नहीं करता, वो बराबरी के अधिकार की बात करता है। तो धीरे धीरे लैंगिक मुद्दों की राजनीति शुरू हुई, नारीवादी आंदोलन शुरू हुआ और फिर उसका कुछ परिणाम दिखा। और वो परिणाम आपको भी दिख रहा है बच्चों कि आज सार्वजनिक जीवन में आज महिलाओं की उपस्थिति अच्छी खासी बढ़ी है। शिक्षा हो या फिर नौकरी हो या फिर बिजनेस हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो। अभी आप देखिए, ओलंपिक खत्म हुआ है, टोक्यो ओलंपिक, और आप देखिए अगर भारत के हम पदक तालिका की बात करें तो कितना पदक महिला खिलाड़ियों ने जीता है और कितना पदक पुरुष खिलाड़ियों ने जीता है। खुद आप समझ पाएंगे वो अंतर। तो कहीं ना कहीं लैंगिक मुद्दों की राजनीति शुरू हुई, नारीवादी आंदोलन शुरू हुई, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात शुरू हुई। इसका परिणाम देखने को मिला, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी, राजनीतिक जीवन में महिलाओं की स्थिति बढ़ी, महिलाओं में शिक्षा और कहीं ना कहीं एक जागरूकता उनके अंदर आई, उनको ज़्यादा शक्ति मिली। तो फिर आज जीवन के हर क्षेत्र में हम अच्छी संख्या में महिलाओं को देखेंगे। बच्चों, कुछ तो ऐसे देश हैं, जैसे यूरोप के कुछ देशों की बात करें, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ ये पाएंगे कि वहाँ के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं अधिक है। वो ऐसे समाज हैं जहाँ महिलाओं की स्थिति सबसे बेहतर है, महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं। तो निश्चित रूप से नारीवादी आंदोलन का लैंगिक मुद्दों की राजनीति का सुखद परिणाम हुआ और महिलाओं की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हुई। नहीं तो स्थिति ऐसी थी कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। भारत में भी इसका असर पड़ा, लेकिन अभी भी हम देखेंगे कि भारत में राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति अभी भी सिर्फ दिखाने भर के लिए है, नाम मात्र की बात। अगर हम इस लोकसभा की बात करें तो इस लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत 14% है, सिर्फ 14%। और विधानसभाओं की स्थिति तो और ख़राब है। विधानसभाओं में तो हमारे देश की विधानसभाओं में महिलाओं की जो प्रतिशत है वो 5 से 10% है। बहुत ख़राब स्थिति है। तो आप देखिएगा कि अभी भी राजनीति में महिलाओं की संख्या उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी स्थितियाँ पहले से बेहतर हुई। एक सवाल यहाँ आता है बच्चों, और ये सवाल पूछा भी जाता है परीक्षाओं में, कि जीवन के वो पहलू जहाँ भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। हमको लगता है कुछ बातों को आप समझते हैं, लेकिन फिर भी
इसको ज़रा तरीके से हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर लें। भारत में स्त्रियों के साथ किस किस तरह से भेदभाव होता है, जीवन के कौन से वो पहलू हैं। तो पहला तो समझेंगे पितृ प्रधान समाज। आपको मालूम है हमारा समाज जो है, भारतीय समाज अभी भी बहुत हद तक वो पितृ प्रधान है या पितृसत्तात्मक है। और पितृसत्तात्मक समाज या पितृ प्रधान समाज बच्चों उसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसको पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। वो समाज होता है जहाँ पिता या बेटा का शासन होता है, मतलब परिवार में महिलाओं, मतलब माँ हो, पत्नी हो, बेटियाँ हो, उनकी इच्छा का उतना कोई सम्मान नहीं है जितना पिता का, पति का और पुत्र की इच्छा का है। मतलब वो ऐसा समाज जहाँ पुरुषों का वर्चस्व ज़्यादा है। तो आप इस बात से सहमत होंगे कि अभी भी बहुत हद तक हमारा, हालांकि पहले से स्थितियाँ कुछ तो बहुत हद तक वो सुधरी हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वो पितृ प्रधान मानसिकता हमारे समाज में है और महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। दूसरा देखिएगा कम साक्षरता दर। अगर हम 2011 की जनगणना देखें बच्चों, तो पुरुष साक्षरता देश भारत में 85% है और महिला साक्षरता दर 70% है। मतलब कहीं ना कहीं 15% महिलाएं कम साक्षर हैं पुरुषों की तुलना में। हालांकि ये संख्या इधर तो काफ़ी बेहतर हुई है बच्चों, काफ़ी बेहतर हुई है। पहले तो स्थिति और भी खराब थी, महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम थी, लेकिन सुधार होने के बावजूद आप देखिएगा कि बराबरी नहीं हुआ है। अभी भी महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से 15% कम है। और नतीजा कब क्या हुआ? जब महिलाओं की संख्या कम होगी, साक्षरता कम होगी, तो फिर उच्च पदों पर या ऐसे पद जहां पर वेतन कम ज़्यादा मिलता है वहां पर महिलाओं की संख्या कम होगी। जब महिलाएं शिक्षित ही कम होंगी तो नौकरी में भी कम जाएंगी, और ख़ास करके उन नौकरियों में जहां ज़्यादा वेतन मिलता है, क्योंकि वहां पर ज़्यादा कौशल की आवश्यकता है, वहां पर तो महिलाओं की संख्या और कम होगी। ठीक, वो देखेंगे। लिंगानुपात आप समझते हैं, लिंगानुपात हो सकता है भूगोल में आपने पढ़ा होगा। लिंगानुपात ये प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। आप देखिएगा भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के हिसाब से 940 है। मतलब भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत का लिंगानुपात ये महिलाओं के पक्ष में नहीं है, ये भी दिखाता है भेदभाव। और आप समझ सकते हैं, हालांकि अब तो स्थिति काफ़ी सुधरी है। पहले तो ऐसा होता था कि कुछ इस तरह के वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके, और सुना होगा आपने भ्रूण हत्या, मतलब बच्चे के जन्म के पहले ही उसको मार देना, ये पता लगा करके कि बच्चे का लिंग क्या है। इस तरह के कुरीतियों के बारे में आपने सुना होगा। हालांकि अब तो बहुत इस पर सख्ती आई है सरकार की तरफ से भी, और सामाजिक एक ये आया है, क्योंकि पहले लोग मतलब कहीं ना कहीं वो बेटों की चाहत होती थी, है ना। इस बात को आप भी समझते होंगे। तो उसका नतीजा लिंगानुपात में देखने को मिलता था। एक और चीज़ आप देखेंगे, हमारे देश में समान मजदूरी कानून लागू है, मतलब एक काम के लिए एक समान मजदूरी। लेकिन ऐसा नहीं है, लागू नहीं होता। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पुरुष और महिलाओं को बराबरी का वेतन या उनकी बराबरी का मजदूरी नहीं मिलता। चाहे आप कृषि क्षेत्र में देख लीजिए, वहां भी जो पुरुष मजदूर हैं उनकी मजदूरी ज़्यादा होगी, महिलाओं की मजदूरी कम होगी। आप सिनेमा की बात कर लीजिए, आप देखिएगा एक सिनेमा में एक पुरुष को जो फ़ी मिलती है या उसको जो पैसा मिलता है और किसी महिला अभिनेता को जो मिलता है, अंतर है। आप खेल में देख लीजिए, जो पुरुष खिलाड़ियों को जितनी सुविधाएं और जितने पैसे मिलते हैं, आप महिला खिलाड़ियों को उतने पैसे नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं वो समान मजदूरी, यहाँ भी अभी भी भेदभाव होता है। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय समाज में काफ़ी बदलाव होने के बावजूद आज भी कुछ इस तरह के पहलू हैं जहाँ महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। सवाल ये है कि इसका समाधान कैसे हो, क्या हो? तो इसका सबसे बेहतर समाधान ये हो सकता है बच्चों कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। जब तक महिलाएं स्वयं राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं होंगी, स्वयं उन संस्थाओं में शामिल नहीं होंगी जो कानून बनाते हैं, तब तक उनकी स्थिति बेहतर नहीं होगी। मतलब लोकसभा में, विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। जैसे हमने पंचायतों में 1/3 पद पंचायत में और
नगर पालिका नगर निगम में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया है और उसका नतीजा दिखता है कि आज पंचायतों में और शहर की नगर पालिका और नगर निगम में बहुत अच्छी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके आती हैं और काफ़ी बदलाव भी उससे दिखता है। कुछ वैसा ही हमको लोकसभा और विधानसभा के लिए भी करने की आवश्यकता है। आपको मालूम है हमारे देश में एक महिला आरक्षण विधेयक लंबे समय से, आज करीब 25-30 साल से वो पड़ा हुआ है और उसमें यही बात है कि लोकसभा और विधानसभा में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए, लेकिन वो विधेयक आज तक पारित नहीं हुआ। आवश्यकता इस बात की है कि वैसे कानून बना दिए जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं लोकसभा में, विधानसभा में, मतलब राजनीतिक संस्थाओं में आए, और तब जब महिलाएं राजनीतिक संस्थाओं में आएंगी तो कहीं ना कहीं वो महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतर काम कर पाएंगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बारी बारी से धर्म और फिर जाति के बारे में बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस ग्रीन बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस डिस्कशन के बाद एक बार ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दे आपको स्पष्ट हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।